नमस्कार। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राचीनतम भाषा है। बताना है कि इनमें से कौन सी जो भाषा है सबसे प्राचीन है। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत या अपभ्रंश। तो सही विकल्प होगा वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं 2। तो यहाँ पर पूछा गया है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। बताना है कि जो ऋग्वेद है इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है। विकल्प में है पाली, वैदिक संस्कृत, अबहट और प्राकृत। तो ये विकल्प होगा बी, वैदिक संस्कृत का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है 3। तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। विकल्प में है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या संस्कृत। तो सही विकल्प होगा संस्कृत। बाकी अपभ्रंश, पाली और प्राकृत ये तीनों भाषाएं मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की भाषाएं हैं, सिवाय संस्कृत के। अगला प्रश्न है 4। तो यहाँ पर पूछा गया है, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है। बताना है कि जो निम्न तिथियां दी गई है इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। विकल्प में है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व। दूसरा है 500 ईस्वी से लेकर 1 ईस्वी पूर्व। तीसरा है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। और चौथा है 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी। तो सही विकल्प होगा सी, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। अगला प्रश्न है 5। तो यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। विकल्प में है मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण या खस। तो सही विकल्प होगा बी, शौरसेनी। जो शौरसेनी है उससे हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है 6। तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता। विकल्प में है अबहट, अबहत, देशभाषा या डिंगल। तो सही विकल्प होगा डी, डिंगल। बाकी अबहट, अबहत और देशभाषा ये सभी अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है 7। तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है। विकल्प में है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या पाली। तो सही विकल्प होगा सी, अपभ्रंश। जो अपभ्रंश भाषा है ये वियोगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न है 8। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब हुआ। जो हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब हुआ था ये बताना है। विकल्प में है 1500 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1800 ईस्वी या 1000 ईस्वी। तो सही विकल्प होगा डी, 1000 ईस्वी। अगला प्रश्न है 9। तो पूछा गया है, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्त और वचनों के आधार पर बनते हैं। विकल्प में होंगे 24, 18, 9 या 2। तो सही विकल्प होगा ए, 24। अगला प्रश्न है 10। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं। विकल्प में है 8, 16, 6 या 2। तो सही विकल्प होगा 2। अगला प्रश्न है 11। तो प्रश्न में पूछा गया है, संदेश रासक के रचयिता कौन हैं। विकल्प में है जगनीक, अबुल फजल, अब्दुल रहमान या अमूर खुसरो। तो जो सही विकल्प होगा सी, संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 12। तो प्रश्न में पूछा गया है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है। विकल्प में है भविष्यत कहा, उपदेश रसायन, महापुराण
या खुमान रासो। तो जो इसका सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, भविष्यत कहा। जो अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं धनपाल, इनकी रचना है भविष्यत कहा। ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 13। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं। जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं ये हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं। विकल्प में है पुष्पदंत, सरहप्पा, शालिभद्र सूरी, मुंज कवि। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सरहप्पा। यहाँ पर मैं आपको इसे याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। जो राहुल सांकृत्यायन है इनके जो सांकृत्यायन में स सबसे पहले आता है और जो सरहप्पा है इसका भी स पहले आता है। इस प्रकार आप स जमा स को याद कर सरहप्पा और राहुल सांकृत्यायन याद कर सकते हो। आगे प्रश्न है 14। तो प्रश्न में पूछा गया है शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है। आपको ये भी याद रखना है कि जो शब्दानुशासन रचना है ये व्याकरण पर आधारित है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो शब्दानुशासन है इसके रचनाकार कौन है। विकल्प में है मुनि जिनविजय, हेमचंद्र, राजशेखर या पाणिनि। तो सही विकल्प होगा ए, हेमचंद्र। शब्दानुशासन के रचनाकार हेमचंद्र है और ये व्याकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है 15। तो प्रश्न में पूछा गया है पाहुन दोहा किसकी कृति है। विकल्प में है धनपाल, हेमचंद्र, रामसिंह या पुष्पदंत। तो सही विकल्प होगा सी, रामसिंह। जो पाहुन दोहा है ये रामसिंह की रचना है। अगला जो प्रश्न है 16। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में की जाती है। विकल्प में है जोयिंदु, धनपाल, स्वयंभू या सरहप्पा। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा डी, सरहप्पा की गिनती 84 सिद्धों में की जाती है। अगला प्रश्न है 17। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सिद्ध नहीं है। विकल्प में है लुइपा, सरहप्पा, गोरक्षपा या देवसेन। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा डी, देवसेन। जो देवसेन है इनकी रचना है श्राप का चार और इसे हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। बाकी जो लुइपा है, सरहप्पा है और गोरक्षपा है इन्हें सिद्ध कवि माना जाता है। यहाँ पर मैं आपको सिद्ध कवियों को याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ। जितने भी कवि होते हैं सिद्धों के उनके अंत में पा लगता है। जैसे यहाँ पर लुइपा है, सरहप्पा है और गोरक्षपा है। इससे आप इन्हें याद रख सकते हो। पा से जो पा शब्द होता है इन्हें आदरपूर्वक कहा जाता है, इसलिए पा इनके अंत में लगता है। अगला प्रश्न है 18। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है। बताना है कि जो अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है। विकल्प में है रामचरितमानस, पद्मावत, चित्रावली या चंदायन। सही विकल्प होगा डी, चंदायन। जो चंदायन है ये अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति है। अगला प्रश्न है 19। तो प्रश्न में पूछा गया है हंस जवाहिर के रचयिता कौन हैं। विकल्प में है शेख नबी, जायसी, कासिम शाह, उस्मान। तो इसका जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, कासिम शाह। जो हंस जवाहिर रचना है इसके रचनाकार हैं कासिम शाह। अगला प्रश्न है 20। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। प्रश्न में है कि कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। विकल्प में है विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पद्मावत और मधुमालती। तो सही विकल्प होगा ए, जो विनय पत्रिका है ये अवधी भाषा में नहीं है और जो ये विनय पत्रिका रचना है ये है तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है 21। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है। विकल्प में है कवितावली, अनुराग बांसुरी, गीतावली या दोहावली। तो सही विकल्प होगा बी, अनुराग बांसुरी। जो अनुराग बांसुरी रचना है ये तुलसीदास की नहीं है। बाकी जो रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली और दोहावली ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। अगला प्रश्न है
22 नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं? जो नासिकेतोपाख्यान रचना है इसके रचनाकार के बारे में बताना है। विकल्प में है सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, भारतेंदु या शिव प्रसाद सिंह। तो इसका जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, सदल मिश्र। अगला प्रश्न है 23। तो प्रश्न में पूछा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? विकल्प में है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन। तो सही विकल्प होगा सी, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 24। तो प्रश्न में पूछा गया है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? विकल्प में है महात्मा गांधी, मिस्टर ह्यूम, एनी बेसेंट या निवेदिता। तो सही विकल्प होगा सी, एनी बेसेंट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचारक थे एनी बेसेंट। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 25। तो प्रश्न में पूछा गया है राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? विकल्प में है प्रेम सागर, भाषा योग विशिष्ट, प्रबोध चंद्रोदय, भाग्यवती। तो सही विकल्प होगा बी, भाषा योग विशिष्ट रचना है राम प्रसाद निरंजनी की। अगला प्रश्न है 26। तो प्रश्न में पूछा गया है 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? तो आपको ये याद रखना है कि जो 84 वैष्णवन की वार्ता है ये एक गद्य रचना भी है। और पूछा गया है कि ये किस भाषा में लिखी गई है? विकल्प में है हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा या अपभ्रंश भाषा। तो इसका जो सही विकल्प होगा सी, ब्रजभाषा। जो 84 वैष्णवन की वार्ता है ये ब्रजभाषा में लिखी गई है और यह एक गद्य रचना है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 27। तो प्रश्न में पूछा गया है राजा लक्ष्मण सेन, प्रश्न है राजा लक्ष्मण सेन सिंह किस हिंदी के पक्षधर में थे? विकल्प में है उर्दू मिश्रित हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी या हिंदुस्तानी हिंदी या ब्रजभाषा। तो सही विकल्प होगा बी, जो राजा लक्ष्मण सिंह थे ये थे संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर में। अगला प्रश्न है 28। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? विकल्प में है 10 करोड़, 60 करोड़, 20 करोड़ या 40 करोड़। तो सही विकल्प होगा बी, 20 करोड़ या 60 करोड़। अगला प्रश्न है 29। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? विकल्प में है 10, 5, 18 या 15। तो सही विकल्प होगा सी, 18। हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं, याद रखना है आपको ये। अगला प्रश्न है 30। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? विकल्प में है मगही, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली। तो सही विकल्प होगा ए, मगही। जो मगही है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बाकी बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है 31। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? बताना है जो अवधि है किसके अंतर्गत आती है। विकल्प में है बिहारी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो सही विकल्प होगा डी, पूर्वी हिंदी। अवधि है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला जो प्रश्न है 32, यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? विकल्प में है मारवाड़ी, मगही, भोजपुरी या मैथिली। तो सही विकल्प होगा ए, मारवाड़ी। जो मारवाड़ी है ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है, इसलिए ये बिहारी के अंतर्गत नहीं आएगी। तो सही विकल्प होगा ए। जो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं वे हैं मगही, भोजपुरी और मैथिली।
अगला प्रश्न है 33। तो प्रश्न में पूछा गया है लखनऊ बाराबंकी किस बोली क्षेत्र में आते हैं। तो जो ये क्षेत्र है लखनऊ और बाराबंकी, तो बताना है कि यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है। विकल्प में है कन्नौजी, बैसवड़ी, अवधी या बुंदेली। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, अवधी। लखनऊ और बाराबंकी अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 34। तो प्रश्न में पूछा गया है बघेली बोली का केंद्र कहाँ पर माना जा सकता है। विकल्प में है रीवा, रायपुर, भोपाल या इंदौर। तो सही विकल्प होगा ए, रीवा। जो बघेली बोली का केंद्र है वो रीवा में है, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 35। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है। ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है। विकल्प में है मथुरा, आगरा, इटावा या हाथरस। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, इटावा। इटावा में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती, यहाँ पर कन्नौजी बोली जाती है। बाकी जो मथुरा है यहाँ पर, आगरा में और हाथरस, इन तीनों स्थानों में ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है। मथुरा, आगरा और हाथरस। अगला प्रश्न है 36। तो यहाँ पर पूछा गया है इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है। जो इंदौर और उज्जैन क्षेत्र है यहाँ की बोली के नाम के बारे में पूछा गया है। विकल्प में है मारवाड़ी, मालवी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो सही विकल्प होगा बी, मालवी। इंदौर और उज्जैन की बोली क्षेत्र में जो बोली का प्रयोग किया जाता है तो वो होगा मालवी, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 37। तो यहाँ पर पूछा गया है नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है। विकल्प में है गढ़वाली, नेपाली, कुमाऊनी या लहंदा। तो सही विकल्प होगा सी, कुमाऊनी। नैनीताल में बोली जाने वाली बोली है कुमाऊनी। अगला प्रश्न है 38। तो प्रश्न में पूछा गया है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं और बोलियां मानी गई है। विकल्प में है 2 भाषाएं 8 बोलियां, 5 उपभाषाएं 18 बोलियां, 1 उपभाषा और 5 बोलियां या इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। तो सही विकल्प बी होगा। अगला जो प्रश्न है 39। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कथन है खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है। दूसरा है कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद और इटावा है। तीसरा है ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। और जो चौथा है वो है मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन नहीं होगा तो वो होगा सी, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली में नहीं है। तो यहाँ पर जो सही कथन होंगे तो उन्हें देखते हैं। पहला था खड़ी बोली का केंद्र, जो खड़ी बोली है इसका केंद्र मेरठ और बिजनौर है। तो ये कथन सही होगा। अगला था कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद और इटावा है। तो ये कथन भी सही होगा। और अगला था मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है। तो ये कथन भी सही होगा। तो इस प्रकार जो यहाँ पर गलत कथन है तो वो होगा सी। अगला प्रश्न है 40। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से असत्य कथन को छांटिए। पहला कथन है छत्तीसगढ़ी का संबंध है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की बोली से। अगला कथन है विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। अगला कथन है हरियाणवी का एक नाम बांगरू भी है। और अंतिम है बुंदेली का क्षेत्र झांसी, ललितपुर है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा तो वो होगा विकल्प बी, अर्थात विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। ये कथन गलत होगा, विद्यापति भोजपुरी के कवि नहीं हैं। बाकी जो सत्य कथन है उन्हें देखते हैं। जो छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की बोली है तो ये कथन सही होगा।
छत्तीसगढ़, बिलासपुर, रायपुर और जो छत्तीसगढ़ी है ये बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग की बोली बोली जाती है, तो ये कथन सही होगा। अगला है जो हरियाणवी है इसका अन्य नाम है बांगरू, तो ये भी सही होगा। अगला है बुंदेली का जो क्षेत्र है ये झांसी और ललितपुर है, तो ये भी सही होगा। इस प्रकार विकल्प भी गलत ठहरता है। अगला प्रश्न देखते हैं 41। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता। विकल्प में है अलीगढ़, गाजियाबाद, मथुरा और भरतपुर, तो सही विकल्प होगा बी गाजियाबाद। जो गाजियाबाद है ये ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी अलीगढ़, मथुरा और भरतपुर ये तीनों जिले ब्रजभाषा क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है 42। तो प्रश्न में पूछा गया है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। जो मानक हिंदी है इसका मूल आधार कौन सी बोली है। तो विकल्प में है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, उर्दू या हिंदुस्तानी। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी खड़ी बोली। खड़ी बोली मानक हिंदी का मूल आधार है। अगला प्रश्न है 43। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से असत्य युग्म का चयन कीजिए या उसे अलग कीजिए। असत्य युग्म को, पहला युग्म है मैथिली से संबंधित है विद्यापति। अगला है बिहारी से संबंधित है ब्रजभाषा। अगला है तुलसी संबंधित है अवधि से। अंतिम है केशवदास संबंधित है खड़ी बोली से। यहाँ पर जो असत्य युग्म है वो है डी। जो केशवदास है ये खड़ी बोली से संबंधित नहीं है, ये है ब्रजभाषा से संबंधित। बाकी जो सत्य युग्म है वे हैं मैथिली से संबंधित है विद्यापति, ये उचित होगा। अगला है तुलसीदास संबंधित है अवधि से, ये भी उचित है। और अगला है जो बिहारी दास हैं तो ये संबंधित है ब्रजभाषा से, ये भी उचित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 44। तो प्रश्न में पूछा गया है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। विकल्प में है खरोष्टी, ब्राह्मी, चित्रलिपि या गुरमुखी लिपि। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है 45। तो प्रश्न में पूछा गया है देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं। विकल्प में है 50, 57, 52 या 60। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी 52। देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है 46। तो प्रश्न में पूछा गया है देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है। विकल्प में है ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक या कुटिल। तो सही विकल्प होगा बी वर्णात्मक। जो देवनागरी लिपि है ये वर्णात्मक लिपि है, बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 47। तो यहाँ पर पूछा गया है पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था। तो ये सुझाव दिया था सी बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा, सी सही विकल्प होगा। प्रश्न है पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा दिया गया था, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 48। तो प्रश्न में पूछा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था। तो ये किया गया था विकल्प बी आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में, विकल्प बी सही होगा। प्रश्न था उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था। तो ये किया गया था आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 49। तो प्रश्न में पूछा गया है देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था। विकल्प में है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर या तिलक जी।
तो सही विकल्प होगा सी, काका कालेलकर। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव काका कालेलकर जी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है 50। तो प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? विकल्प में है, देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। अगला है, देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागरी से संबंधित है। अगला है, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। अगला है, देवनागरी वास्तुकला की नागर शैली से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो सही कथन होगा या सबसे उपयुक्त कथन होगा तो वो है सी, अर्थात देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। सी सही विकल्प होगा। तो कई बार यहाँ पर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो देवनागरी का विकास है किस लिपि से हुआ है, तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न आगे ये भी पूछा जा सकता है कि जो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है तो ये किस शाखा या नागरी से हुआ है, तो ये हुआ है उत्तरी शाखा की नागरी से। इस प्रकार आप इन तथ्यों को भी अच्छी तरह से याद कर रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 51। तो प्रश्न में पूछा गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया था? तो विकल्प में है 1940, 1950, 1953 या 1970। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, 1953। प्रश्न इस प्रकार होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन 1953 में हुआ था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो लिपि सुधार समिति का गठन 1953 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राधाकृष्णन जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 52। तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी लिपि का नहीं है? विकल्प में है, उच्चारण और लेखन में एक रूपता है। अगला है, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन। अगला है, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है। और अंतिम है, अनुच्चारित ध्वनियों का अभाव है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बी, अर्थात शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन। यहाँ पर जो देवनागरी लिपि के गुण होंगे तो वे हैं, उच्चारण और लेखन में एक रूपता है, तो ये सही होगा। अगला है, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है, तो ये भी सही होगा। और अंतिम है, अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव, तो ये भी सही होगा। अगला प्रश्न है 53। तो यहाँ पर पूछा गया है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? विकल्प में फारसी, गुजराती, देवनागरी या मराठी। तो सही विकल्प होगा सी, अर्थात देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न है 54। तो प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? चाहिए, के लिए, इसलिए या गए। तो यहाँ पर जो सही होगा तो वो होगा बी, के लिए, इसकी वर्तनी गलत है। अगला प्रश्न है 55। तो प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से अशुद्ध शब्द को छांटिए। विकल्प में है 31, 49, 17, 6। तो जो अशुद्ध शब्द होगा तो वो होगा ए, 31। अगला प्रश्न है 56। तो प्रश्न में पूछा गया है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? विकल्प में है राजभाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा। तो सही विकल्प होगा डी, राजभाषा। जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है जिसे संविधान के सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है उसे कहलाते हैं राजभाषा। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 57। 57 में पूछा गया है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है? किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है? विकल्प में है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या मानक भाषा। तो सही विकल्प होगा बी,
राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है 58। तो प्रश्न में पूछा गया है संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। विकल्प में है 351 ए, 352, 350 या 349। तो सही विकल्प होगा ए अर्थात 351 ए या आई। अगला प्रश्न है 59। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प में है 30 दिसंबर, 14 दिसंबर या 14 सितंबर या 30 सितंबर। तो सही विकल्प होगा सी 14 सितंबर। अगला प्रश्न है 60। तो प्रश्न में पूछा गया है खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है। तो जो खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है। विकल्प में है संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा या अपभ्रंश। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा डी। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है तो वो हुआ है अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है 61। तो प्रश्न में पूछा गया है अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है। विकल्प में है रामायण, रामचंद्रिका, पौमचरियु या महापुराण। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी पौमचरियु। अगला प्रश्न है 62। प्रश्न में पूछा गया है अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। विकल्प में है संस्कृत, प्राकृत, प्राकृत या अवध। संस्कृत, पाली, प्राकृत या अवध। तो सही विकल्प होगा सी पाली। अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है पाली से, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 63। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था। विकल्प में है महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, स्वामी दयानंद सरस्वती या महावीर द्विवेदी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी के प्रथम प्रचारक थे। अगला प्रश्न है 64। तो प्रश्न में पूछा गया है कौरवी का दूसरा नाम क्या है। विकल्प में है हरियाणवी, मेवाती, खड़ी बोली या बुंदेली। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी खड़ी बोली। कौरवी का जो दूसरा नाम है वो है खड़ी बोली। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो हरियाणवी है इसका दूसरा नाम क्या है। तो हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू। अगला प्रश्न है 65। तो प्रश्न में पूछा गया है ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। जो ब्रजभाषा है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है ये बताना है। विकल्प में है पेशाची, खस, नागर या शौरसेनी। तो ये होगा शौरसेनी। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है 66। तो प्रश्न में पूछा गया है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। विकल्प में है मेरठी, कौरवी, बांगरू या हड़ौती। तो सही विकल्प होगा कौरवी। जो खड़ी बोली है इसका दूसरा नाम कौरवी भी है। अगला प्रश्न है 67। तो प्रश्न में पूछा गया है आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में इनमें से किसका स्थान नहीं दिया है। प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में इनमें से किसको स्थान नहीं दिया है। विकल्प में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू जी लाल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में स्थान नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो मुंशी इंशा अल्लाह खां है इन्हें दिया है, सदल मिश्र है इन्हें दिया है और लल्लू जी लाल है इन्हें दिया है। तो ये 3 सही होंगे। अगला जो प्रश्न है 68। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है। विकल्प में है शौरसेनी, मागधी, नागर या अर्धमागधी। तो सही विकल्प होगा डी अर्धमागधी।
अर्धमागधी से अवधि का विकास हुआ है। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 59। तो प्रश्न में पूछा गया है ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है। विकल्प में है जयपुरी, मालवी, मेवाती या मारवाड़ी। तो सही विकल्प होगा ए जयपुरी। ढूंढाड़ी बोली का जो दूसरा नाम अधिक प्रचलित है वो है जयपुरी। अगला प्रश्न है 70। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। विकल्प में है बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। अगला है बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अगला है हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है। अगला है मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा तो वो होगा विकल्प ए, अर्थात बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। जो बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा नहीं छोटा होता है, इसलिए विकल्प ए असत्य होगा। बाकी जो सत्य कथन हैं उन्हें देखते हैं। जो 70 है तो इसका सही विकल्प होगा ए, अर्थात बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। तो जो बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा नहीं छोटा होता है, असत्य कथन होगा ए। बाकी आगे जो सत्य कथन है उन्हें देखते हैं। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला जो कथन है हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, तो ये भी कथन सही होगा। अगला है मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है, तो ये भी सत्य कथन है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो मानक हिंदी का विकास है किस बोली से हुआ है, तो ये है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है 71। तो प्रश्न में पूछा गया है अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है। तो विकल्प में है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर, भोज या हेमचंद्र। तो सही विकल्प होगा डी हेमचंद्र। हेमचंद्र के द्वारा अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किया है। अगला प्रश्न है 72। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। विकल्प में है राम प्रसाद निरंजनी, इनकी जो पुस्तक है वो है भाषा योग विशिष्ट। अगला है सदल मिश्र, तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है नासिकेतोपाख्यान। अगला है मुंशी सदा सुखलाल, तो इनकी जो रचना है ये है रानी केतकी की कहानी। अगला है लल्लू जी लाल, इनकी पुस्तक है प्रेम सागर। यहाँ पर जो असुमूलित रचना या युग्म है तो वो है सी, अर्थात मुंशी सदा सुखलाल की रचना रानी केतकी की कहानी नहीं है, ये रचना है इंशा अल्लाह खां की। बाकी जो राम प्रसाद निरंजनी इनकी रचना है भाषा योग विशिष्ट, ये सही है। बाकी जो सदल मिश्र है इनकी रचना नासिकेतोपाख्यान, ये भी सही है। अगला है लल्लू लाल, इनकी जो रचना है प्रेम सागर, ये भी सही है। जो मुंशी सदा सुखलाल है इनकी रचना है सुख सागर। अगला प्रश्न है 73। तो यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 74। तो यहाँ पर पूछा गया है इन गामन में छोरिन के पीहर ए, ये पंक्ति किस बोली की है। तो ये है ब्रज की। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 75। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है। पहला है ब्रजभाषा खड़ी बोली, दूसरा है अवधी और बघेली, तीसरा है मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी, चौथा है भोजपुरी और मैथिली। तो यहाँ पर जो उचित मेल नहीं होगा तो वो होगा सी मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी। बाकी जो ब्रजभाषा और खड़ी बोली है ये उचित मेल है। दूसरा है अवधी और बघेली, तो ये भी उचित मेल है। और चौथा है भोजपुरी और मैथिली, तो ये भी उचित मेल है। सही विकल्प या असत्य होगा सी मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी। अगला जो प्रश्न है 76। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है। विकल्प में है रेखता, हिंदुस्तानी, उर्दू और कोंकणी।
तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा डी। बाकी रेख्ता, हिंदुस्तानी और उर्दू ये हिंदी का एक रूप है। अगला प्रश्न है 77। तो यहाँ पर पूछा गया है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। विकल्प में है 1950, 1955, 1960 या 1976। तो इसका सही विकल्प होगा बी 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है 78। तो प्रश्न में पूछा गया है राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ। तो विकल्प में है 1947 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1990 ईस्वी। तो सही विकल्प होगा सी 1976। 1976 में राजभाषा अधिनियम को निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है 79। प्रश्न में पूछा गया है राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। विकल्प में है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो सही विकल्प होगा बी हिमाचल प्रदेश। राजभाषा अधिनियम के अनुसार ख श्रेणी में हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। बाकी जो ख श्रेणी में आते हैं वे हैं पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 80। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है। विकल्प में है ब्रजभाषा, हिंदुस्तानी, हिंदी या अवधी। तो सही विकल्प होगा बी हिंदुस्तानी में। हिंदुस्तानी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम देखने को मिलता है। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 81। तो प्रश्न में पूछा गया है दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है। विकल्प में हिंदवी, कौरवी, खड़ी बोली या हैदराबादी। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा हिंदवी। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। अगला प्रश्न है 82। तो प्रश्न में पूछा गया है भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है। विकल्प में है मुल्ला दाऊद, शालिभद्र सूरी, मुनि जिन विजय या पुष्पदंत। तो सही विकल्प होगा बी शालिभद्र सूरी। जो भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना है इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है 83। 84 सिद्धों के पहले सिद्ध कौन से हैं। जो 84 सिद्ध हैं इनमें जो पहले सिद्ध हैं वे हैं लुइपा, सरहपा, शबरीपा या नारोपा। तो सही विकल्प होगा ए लुइपा। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध हैं लुइपा। अगला प्रश्न है आजू हों गया ये पंक्ति किस बोली की है। पंक्ति है आजू हों गाय चराबुनु गयो। ये पंक्ति किस बोली की है। विकल्प में है मैथिली की, कन्नौजी की, बुंदेली की या ब्रजभाषा की। तो ये पंक्ति होगी ब्रजभाषा की। अगला प्रश्न है 85। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से नागरी प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा हुआ है। विकल्प में भारतेंदु प्रसाद, श्याम सुंदर दास या प्रेमचंद्र। तो सही विकल्प होगा सी। जो श्याम सुंदर दास हैं ये नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है 86। तो पूछा गया है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। विकल्प में है अवहट, प्राकृत, पाली या संस्कृत। तो सही विकल्प होगा ए अवहट। जो कीर्तिलता है ये अवहट भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है 87। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है। विकल्प में है मगही, मेवाती, बघेली, भोजपुरी। सही विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है 88। तो प्रश्न में पूछा गया है 84 वैष्णवन की वार्ता क्या है। विकल्प में है काव्य ग्रंथ, उपन्यास, ब्रजभाषा की गद्य रचना या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा सी ब्रजभाषा की गद्य रचनाएं। तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता है ये ब्रजभाषा की गद्य रचना है। सी सही विकल्प होगा।
अगला है 99। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? विकल्प में है सहजोबाई, विठलनाथ, गोकुलनाथ, सूरदास। तो सही विकल्प होगा गोकुलनाथ। तो जो गोकुलनाथ हैं ये 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। अगला है 90। तो प्रश्न में पूछा गया है अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? विकल्प में है नंददास, नाभादास, चतुर्भुजदास या सूरदास। तो सही विकल्प होगा बी नाभादास। नाभादास के द्वारा अष्टयाम की रचना की गई है। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 91। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? विकल्प है मथुरा, बम्बई, दिल्ली या लाहौर। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बी बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। अगला प्रश्न है 92। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? पहला युग्म है आर्य समाज दयानंद सरस्वती, दूसरा है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तीसरा है प्रार्थना समाज एनी बेसेंट और चौथा है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। तो यहाँ पर जो गलत युग्म होगा तो वो होगा सी प्रार्थना समाज एनी बेसेंट। तो जो सही युग्म है उन्हें देखते हैं। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ये ठीक होगा। अगला है ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। अगला है रामकृष्ण मिशन, तो इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है 93। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से क्या ठीक नहीं है? बताना है कि निम्न युग्मों में सही कौन सा नहीं है। पहला है मैथिली बिहारी हिंदी से संबंधित है, दूसरा है मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी से संबंधित है, तीसरा है बुंदेली पूर्वी हिंदी से संबंधित है और चौथा है कन्नौजी पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। तो यहाँ पर जो अनुचित युग्म होगा तो वो होगा सी। जो बुंदेली है ये पूर्वी हिंदी से संबंधित नहीं है। बाकी जो उचित युग्म है उन्हें देखते हैं। मैथिली हिंदी जो मैथिली है ये बिहारी हिंदी से संबंधित है और जो मारवाड़ी है ये राजस्थानी हिंदी से संबंधित है और जो कन्नौजी है ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। अगला है 94। तो प्रश्न में पूछा गया है उत्तम पुरुष में एक वचन कुछ सर्वनाम हों ही किस बोली का सूचक है? प्रश्न है उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हों किस बोली का सूचक है? विकल्प में है अवधी, कन्नौजी, बुंदेली या ब्रजभाषा। तो जो हों ये होगा ब्रजभाषा का। अगला प्रश्न है 94। तो प्रश्न में पूछा गया है इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? विकल्प में है 7, 10, 9 या 8। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 10। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत 10 प्रदेश आते हैं। अगला प्रश्न है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 4। तो सही। अगला प्रश्न है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? विकल्प है 5, 6, 7 या 4। तो सही विकल्प होगा बी 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है 97। तो प्रश्न में पूछा गया है सही मेल कौन सा नहीं है? नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि जो सही युग्म कौन सा नहीं है। पहला युग्म है कन्नौजी, इसका क्षेत्र है इटावा। दूसरा है ब्रजभाषा, इसका जो क्षेत्र बताया गया है हाथरस। तीसरी है भोजपुरी, इसका क्षेत्र बताया गया है लखनऊ। और जो चौथा है बुंदेली, इसका क्षेत्र बताया गया है झांसी। तो यहाँ पर जो अनुचित होगा तो वो होगा सी, भोजपुरी का क्षेत्र लखनऊ नहीं है। बाकी सही युग्मों को देखते हैं। जो कन्नौजी है इसका जो बोली क्षेत्र है वो है इटावा, सही है। अगला है ब्रजभाषा, इसका जो बोली क्षेत्र हाथरस बताया गया है तो ये भी सही है। अगला है बुंदेली, तो इसका जो बोली क्षेत्र है झांसी, तो ये भी सही है।
अगला प्रश्न है 98। तो प्रश्न में पूछा गया है रामायण किस भाषा में रचित है। विकल्प में है हिंदी, अवधी, प्राकृत या संस्कृत। तो सही विकल्प होगा डी संस्कृत। जो रामायण है ये संस्कृत भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है 99। तो प्रश्न में पूछा गया है पाली किस धर्म की भाषा है। विकल्प में है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म। तो सही विकल्प होगा बी बौद्ध धर्म। तो जो पाली है बौद्ध धर्म की भाषा है, बी सही विकल्प होगा। आज का जो अंतिम प्रश्न है 100। तो यहाँ पर पूछा गया है अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का क्या नाम था। विकल्प में है हिंदी, देशभाषा, अबहट या अबहत। तो सही विकल्प होगा बी देशभाषा। जो अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम था देशभाषा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।